Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए हिंदी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर की सीरीज़ आप लोगों की चल रही है पेपर 2 के लिए। काफ़ी सारी सीरीज़ अभी तक आप लोगों की हो चुकी हैं, तो जिन बच्चों ने प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी हैं वो क्लासेस भी ज़रूर देखिए, क्योंकि आपके देखिए पैसेज का रिवीजन भी होगा और जो आप लोगों के से पैडागोजी के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो भी आप लोगों के रिवाइज हो जाएंगे। शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास से। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि कोलाहल का कारण नहीं है। देखिए कोलाहल का कौन सा यहाँ पर कारण नहीं है। अब देखिए आप लोगों को सबसे पहले पैसेज रीड नहीं करना है, क्वेश्चंस पे डायरेक्ट जाना है आप लोगों को, वहाँ से टैग वर्ड देखने हैं और डायरेक्ट आप लोगों को पैसेज से फाइंड करना है। अब देखिए यहाँ पर कोलाहल का कारण कौन सा नहीं है, नेगेटिव पूछा गया है। यहाँ पर देखिए फर्स्ट पॉइंट पर लिखा गया है कि लोगों का शोर, ध्वनि यंत्रों का शोर, वाहनों का शोर, उद्योगशालाओं का शोर, इन सब ने वातावरण को शोर शराबे से युक्त किया हुआ है। इसका मतलब कि देखिए लोगों का शोर भी है, ध्वनि यंत्रों का शोर भी है, वाहनों का शोर भी है, लेकिन देखिए यहाँ पर कहीं भी पशु पक्षी की बात नहीं हुई है। तो नेगेटिव कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा नहीं है तो वो है पशु और पक्षी। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, वायु प्रदूषण से छुटकारा पाने का उपाय क्या है? कल कारखाने बंद कर दिए जाएं, गैर निकासी चिमनी बंद कर दी जाए, चिमनी में ही वायु अवशोषित हो जाए, या फिर चिमनी में ही गैसें अवशोषित हो जाएं। तो देखिए यहाँ पर बोला गया है किस चीज़ का? वायु प्रदूषण का। तो देखिए देखते हैं यहाँ पर कहाँ पर लिखा गया है वायु प्रदूषण के बारे में। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है, देखिए यदि कल कारखानों में, उद्योगशालाओं में, गैस निकासी चिमनियों में ऐसे प्रबंध किए जाएं कि केवल वायु ही बाहर जा सके। देखिए केवल वायु ही बाहर जा सके, अन्य कण या विषैली गैसें बीच में ही अवशोषित हो सकें, तो प्रदूषण रुक सकता है। तो देखिए कौन सा हो जाएगा यहाँ पर? ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही हो जाएगा कि चिमनी में ही गैसें अवशोषित हो जाएं। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वाहनों से निकलने वाले धुएं का प्रभाव सबके लिए हानिकारक है, केवल मनुष्य के लिए प्रभावित होता है, केवल पेड़ पौधों को प्रभावित करता है, या फिर सबके लिए हानिकारक नहीं होता? तो देखिए यहाँ पर ये तीनों पॉइंट ही बिल्कुल गलत हो जाते हैं, क्योंकि देखिए जो धुएं का प्रभाव है वाहनों से निकलने वाले वो सबके लिए ही हानिकारक होता है। ठीक है, ये चीज़ देखिए यहाँ पर नहीं बोली गई है, लेकिन आप लोगों को अपनी अंडरस्टैंडिंग से लगाना है कि जो वाहनों से निकलने वाला देखिए जो धुआं होता है वो सबके लिए ही क्या होता है? विषैला होता है। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए गद्यांश के आधार पर जल प्रदूषण से मुक्ति का उपाय क्या है? तो देखिए जल प्रदूषण से मुक्ति का उपाय है, देखिए कल कारखानों से निकलने वाले अपद्रव्यों को नदी में ना मिलाया जाए, बल्कि उनका पुनः शोधन करके अपद्रव्यों से मुक्त करके ही जल को भूगर्भ में डाला जाए। तो क्या करेंगे? उसका पुनः शोधन करेंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है, चिमनी इतनी ऊंची हो कि, अब देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि चिमनियाँ इतनी ऊंची हों कि धुआं नीचे ना आ जाए, प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने के लिए वृक्षों का कटान निषिद्ध हो। तो देखिए चिमनियाँ इतनी ऊंची हों कि धुएं नीचे ना आ जाए। तो यहाँ पर कहीं पर लिखा गया है, देखिए थर्ड पॉइंट में लिखा गया है कि धुआं नीचे न आ सके। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गद्यांश की मुख्य चिंता क्या है? तो देखिए यहाँ पर वायु प्रदूषण की बात भी हुई है, ध्वनि प्रदूषण की भी हुई है, जल प्रदूषण की भी हुई है, इसलिए देखिए हम यहाँ पर सिंपल टिक कर देंगे कि किस चीज़ की है मुख्य चिंता, जो है वो प्रदूषण से संबंधित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए व्यवस्थित का विग्रह है, इनमें से कौन सा है जो व्यवस्थित का विग्रह है? अब देखिए व्यवस्थित का जो लास्ट में है इत निकलेगा, देखिए तय इत निकलेगा, या फिर इत निकलेगा, या फिर स्थित निकलेगा। अब देखिए जो स्टार्टिंग का वर्ड होना चाहिए वो भी बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, जो अर्थपूर्ण हो। देखिए कौन सा यहाँ पर सही विग्रह कहलाएगा? तो वो कौन सा हो जाएगा? व्यवस्था प्लस इत। ठीक है, क्या हो जाएगा? व्यवस्था प्लस इत जो हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए विशेषण विशेष्य का उदाहरण कौन सा नहीं है? देखिए हर क्लास में मोस्टली ये क्वेश्चन पूछा गया है विशेषण विशेष्य से। देखिए मैंने आप लोगों को बार बार बताया विशेषण कौन होते हैं? जो संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। ठीक है, जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं वो शब्द क्या कहलाते हैं? वो शब्द कहलाते हैं विशेषण। और देखिए जिन शब्द की विशेषता बताई जाती है, मान लीजिए जो भी संज्ञा सर्वनाम यहाँ पर इस्तेमाल किया जाएगा वो क्या कहलाएंगे? वो होते हैं विशेष्य। ठीक है, क्या होते हैं? वो विशेष्य होते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन से में है जहाँ पर उदाहरण नहीं है? सबसे पहला दिया गया है यहाँ पर अनावश्यक कार्बन, नेक्स्ट है मारक रोग,
विषैली गैसें या फिर शोर शराबा। देखिए कार्बन का जो विशेषता बता रहा है वो है अनावश्यक, बिल्कुल सही है। रोग की जो विशेषता बता रहा है मारक, बिल्कुल सही है। गैसें कैसी हैं, विषैली गैसें हैं, तो देखिए ये भी इसकी विशेषता बता रहा है, विशेषण है। लेकिन शोर शराबा देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर विशेषण विशेष ये उदाहरण नहीं है। ठीक है, तो कौन नेगेटिव पूछा था वो कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए चिंतित में प्रत्यय है, चिंतित में कौन सा प्रत्यय है, तो देखिए चिंतित में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, यहाँ पर चिंता प्लस इत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कौन सी वाली निकलेगी यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोगों का, देखिए ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। छोटी ई की मात्रा आएगी, ना कि बड़ी ई की मात्रा। ठीक है, छोटी ई की मात्रा है इसलिए छोटी ई की मात्रा ही यहाँ पर निकलेगी, इत प्रत्यय बनेगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए काव्यांश यहाँ पर है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है काव्यांश का, जो निरर्थक दिन बिता रहे हैं उन्हें क्या बताया गया है। तो देखिए जो निरर्थक दिन बिता रहे हैं, मतलब यहाँ पर देखिए दिया गया है कहाँ पर है, जीते हुए भी मृतक सम रहकर न केवल दिन भरो, मतलब दिन निरर्थक दिन कौन बिता रहा है, जो मृतक के समान उसको बोला गया है, मतलब मृतक समान। ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कविता का प्रेरणा स्वर क्या है। तो देखिए कविता का जो प्रेरणा स्वर है वो क्या दिया गया है यहाँ पर। अब देखिए कविता देखते हैं यहाँ पर स्टार्टिंग में, देखिए हे भाइयों सोए बहुत अब तो उठो जागो अहो, देखा जरा अपनी दशा आलस्य को त्यागो अहो, कुछ पार है क्या क्या समय के उलट फेर न हो चुके, अब भी सजग होगे न क्या सर्वस्वयं तो ही खो चुके, संसार की समर स्थिति में धीरता धारण करो, चलते हुए निष्ठ इष्ट पथ में संकटों से मत डरो। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ की बात हुई है, सजग होने के लिए कह रहा है यहाँ पर राइटर। ठीक है, कवि क्या कह रहा है, सजग हो जाओ। ठीक है, तो इसका मतलब सजगता की बात यहाँ पर हो रही है। और कैसी बात की गई, तो देखिए कर्मशील बात की गई। देखिए सजगता तो यहाँ पर भी है लेकिन आलस्य को त्यागने की बात की है, तो ये तो होगा नहीं। और कहीं सजगता का इस्तेमाल देखिए युद्धरत रहना ये नहीं बोला गया, जबकि कर्मशील रहने के लिए यहाँ पर बोला गया है कि आलस्य को त्याग दो, कर्मशील रहो, सजग रहो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज़ बोली गई है, ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है कवि ने मनुष्य के किस महत्वपूर्ण गुण की ओर संकेत किया है। वीरतापूर्वक कठिनाइयों का सामना करना, अपने इष्ट के चरणों में सरसोए रहना, सोना छोड़कर युद्धरत रहना, या फिर दुश्मनों के प्रति धैर्य से व्यवहार करना। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए कवि ने मनुष्य के कौन से महत्वपूर्ण को, यहाँ पर देखिए बोला गया कि वीरतापूर्वक कठिनाइयों का सामना करें। ठीक है, जो पैसेज में बोली गई चीज़ है वो क्या है कि वीरतापूर्वक कठिनाइयों का सामना आप लोगों को करना है, चलते हुए निज इष्ट पथ में संकटों से मत डरो। ठीक है, यही बोला गया, मृत के समान न रहकर केवल दिन भरो। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए उठो जागो प्रतीक है किस चीज़ का, स्वतंत्रता के लिए उलटफेर करना, स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करना, सोकर जल्दी बिस्तर छोड़ देना, या फिर सरसर खोना और धैर्य धारण करना। तो देखिए यहाँ पर उठो जागो की बात इसलिए हो रही है क्योंकि यहाँ पर बोला जा रहा है कि स्वतंत्रता के लिए क्या करो, यहाँ पर आंदोलन की बात हो रही है कि स्वतंत्रता के लिए आंदोलन करो। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट देखिए संसार को क्या कहकर संबोधित किया गया है, युद्ध विजयी, धैर्यधारी, युद्ध क्षेत्र, या फिर स्मारक स्थल। तो देखिए यहाँ पर किस चीज़ की बात की गई है, तो यहाँ पर जो बात की गई है वो की गई युद्ध क्षेत्र की। संसार को युद्ध क्षेत्र कहकर संबोधित इन्होंने किया है। नेक्स्ट देखिए कौन सा शब्द यहाँ पर समूह से भिन्न है, आलस्य, आलसी, सजग, या फिर वीर। देखिए ये सारे शब्द जो हैं वो विशेषण हैं, विशेषता बताते हैं, विशेषण शब्द हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए आलस्य का विशेषण होता है आलसी। ठीक है, आलस्य का जो विशेषण होता है वो क्या होता है, आलसी। इसका मतलब क्या है कि ये सारे यहाँ पर विशेषण शब्द है, कौन सा नहीं है, तो वो है ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर समूह से भिन्न हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए पैडागोजी यहाँ से आप लोगों की स्टार्ट हो रही है। फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है पैडागोजी का, निम्न में से किसके अधिकाधिक अवसर मिलने से विद्यार्थियों की भाषा और साक्षरता विकास को बल मिलेगा। तो देखिए किस चीज़ के अवसर देंगे बच्चे को, बच्चे पर बोझ डालेंगे, तो देखिए बोझ तो बच्चे पर नहीं डालना है। सहज लेखन और वाचन के बहुविध तरीकों से जिन विद्यार्थियों का विकास पहले से अच्छा है उनके लिए गतिविधियों का अनुकूलन करके कक्षा में पठन कोना सृजित कर वहाँ पुस्तकें रख कर। देखिए कोना सृजित करेंगे आप, सिर्फ पुस्तकें वहाँ पर भर देंगे तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। तो ये भी देखिए यहाँ पर पॉइंट गलत हो जाएगा। तो कौन सा पॉइंट यहाँ पर सही है, तो देखिए सहज लेखन और वाचन के बहुविध तरीके, बहुत सारे तरीकों का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। देखिए
अंजना व्याकरण की कक्षा के बारे में भ्रमित है कि कैसे पढ़ाया जाए। आप उसे व्याकरण शिक्षण का कौन सा सर्वोत्तम तरीका सुझाना चाहेंगे। फर्स्ट है व्याकरण के नियम कैसे बनते हैं, इसकी व्याख्या करना। स्वाभाविक विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना। यदि व्याकरण में कोई अपवाद है तो सबसे पहले उसकी व्याख्या करना। व्याकरण की भूमिका और महत्व का वर्णन करना। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही हो जाएगा। स्वाभाविक विमर्श के दौरान व्याकरण के नियमों को प्रस्तुत करना। नेक्स्ट देखिए, भाषा अधिगम के लिए सामग्री निर्माण का एक सिद्धांत कौन सा है। प्रत्येक आयु वर्ग के लिए जटिल सामग्री का चयन। देखिए जटिल सामग्री का चयन नहीं करना है, जटिल सामग्री का चयन आप लोग नहीं करेंगे बच्चे के लिए। सामग्री को धीरे धीरे स्तरवार बनाना। पाठ्य पुस्तकें अपने आप से पर्याप्त हैं, इसलिए शिक्षार्थियों को और कुछ देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए ये तो गलत हो जाएगा, केवल पाठ्य पुस्तकें केंद्रित नहीं होनी चाहिए चीज़ें। सामग्री बहुत ही सूचनाप्रद होनी चाहिए। देखिए आप क्या करेंगे, बच्चे के स्तर को धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। सामग्री को धीरे धीरे स्तरवार बनाना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यापक विद्यार्थियों की गलतियों का विश्लेषण करते हैं, गलतियों के प्रतिरूपों की पहचान करके विद्यार्थियों को पुनः पढ़ाते हैं और उनका स्पष्टीकरण देते हैं। यह किसके अंतर्गत आएगा। तो देखिए यह किस चीज़ के अंतर्गत यहाँ पर आएगा, सूक्ष्म शिक्षण के, उपचारात्मक शिक्षण के, नियमित शिक्षण के, या फिर चुनौतीपूर्ण शिक्षण प्रक्रियाएं के। तो देखिए यहाँ पर कौन सा विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। देखिए सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, गलतियों का विश्लेषण कर रहे हैं और गलतियों के प्रतिरूपों की पहचान करके विद्यार्थियों को पुनः पढ़ाते हैं। मतलब उस चीज़ का स्पष्टीकरण हम बच्चे को दे रहे हैं, तो इसका मतलब हम उपचारात्मक शिक्षण बच्चे को दे रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए शिक्षार्थियों के लिए मुक्त अभिलेखन का मुख्य लाभ क्या है। मुख्य बल सटीकता पर होना चाहिए और प्रभाव मुक्त होना चाहिए। शिक्षार्थी अपनी प्रथम भाषा और द्वितीय भाषा दोनों भाषा के शब्दों को लेने के लिए स्वच्छंद हो। शिक्षार्थी रचनात्मकता के लिए स्वच्छंद हो या फिर लिखना या न लिखने की स्वच्छंदता हो। तो देखिए मुक्त लेखन का मुख्य लाभ क्या होना चाहिए यहाँ पर। तो देखिए जो सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर कौन सा है यहाँ पर 1 बिल्कुल सही है। मुख्य बल सटीकता पर होना चाहिए और प्रभाव मुक्त होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं, व्याकरण के कार्य कैसे होने चाहिए। देखिए व्याकरण के कार्य संदर्भ के अनुसार होने चाहिए, जीवन उन्मुखी होने चाहिए, नियमों पर केंद्रित होने चाहिए या फिर स्मृति आधारित होने चाहिए। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही है, तो वो है संदर्भ के अनुसार होने चाहिए। नेक्स्ट देखिए, भाषा अधिगम के बारे में कौन सा सही है। सही प्रकार की विषय वस्तु भाषा अधिगम है। विषयों का अधिगम भाषा अधिगम में मदद नहीं करता है। विज्ञान और गणित सीखने के लिए भाषा महत्वपूर्ण नहीं है। भाषा अधिगम विषय सामग्री और वृत्तांतों के आधार पर ही होना चाहिए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए सभी प्रकार की विषय वस्तु भाषा अधिगम है। नेक्स्ट देखिए, बच्चों में भाषिक निपुणता सर्वाधिक उपयुक्त किस प्रकार से विकसित की जा सकती है। व्याकरणिक नियमों के देखिए ड्रिल और अभ्यास का इस्तेमाल नहीं करना, नियमित रूप से सूत्रलेख, कार्य आधारित गतिविधियों में भाग लेकर या फिर शब्द भंडार का संवर्धन करके। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा। तो देखिए कार्य आधारित गतिविधियों में भाग लेकर के आप क्या कर सकते हैं, भाषिक निपुणता सर्वाधिक उपयुक्त वहाँ पर कर सकते हैं बच्चे की। नेक्स्ट देखिए कक्षा 5 की अध्यापिका ने अपनी कक्षा के लिए कुछ कहानियों का चयन किया। कहानियों के चयन हेतु किस मानदंड का प्रयोग नहीं करना चाहिए। देखिए नेगेटिव यहाँ पर पूछा गया है, कौन सा इस्तेमाल नहीं करना। यह विद्यार्थियों की रुचि पर आधारित होनी चाहिए, बिल्कुल सही है। यह विद्यार्थियों के भाषा स्तर और भाषा विकास पर आधारित होनी चाहिए, ये भी बिल्कुल सही है। विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए, ये भी सही है। लेकिन चयनित की गई पुस्तकें भारतीय पृष्ठभूमि से ही होनी चाहिए, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, एक शिक्षार्थी अपनी पठन क्षमता का अपने संज्ञानात्मक स्तर से एक चरण ऊंचे की अपठित पाठ्य सामग्री के जटिल विश्लेषण करके प्रदर्शित करती है। यह किससे मेल खाता है। बोधगम्य निवेश, बोधगम्य उत्पाद, मॉनिटर परिकल्पना या फिर स्वाभाविक क्रम। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा, तो उसको कहते हैं हम बोधगम्य निवेश, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, जब हम अपने विद्यार्थियों को अधिकृत भाषा के साथ साथ दूसरे विषयों के माध्यम से भाषा सीखने के अवसर देते हैं तो यह अवसर क्या कहलाएगा। देखिए विद्यार्थियों को अधिकृत भाषा के साथ साथ दूसरे विषयों के माध्यम से भाषा सीखने के अवसर, भाषा एकीकरण होता है, भाषा अर्जन होता है, भाषा बोधगम्यता होता है या फिर भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही होगा, तो उसको हम कहते हैं भाषा समूचे पाठ्यक्रम में। नेक्स्ट देखिए,
भाषा के आकलन में निदानात्मक परीक्षणों का प्रयोग किस चीज़ के लिए किया जाता है? उपचारात्मक शिक्षण की योजना बनाने के उद्देश्य से, विद्यार्थियों की कमियों का पता लगाना, विशिष्ट कार्यक्रमों के लिए शिक्षार्थी की उपयुक्तता का आकलन करना, कैंपस प्लेसमेंट देने के लिए निपुणता की परीक्षा लेना, या फिर भाषा प्रयोग के लिए विद्यार्थियों की क्षमता की जांच करना। तो देखिए निदानात्मक जो परीक्षण है उसका प्रयोग क्यों किया जाता है? बच्चों की कमियों का पता लगाने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, वह लेखन जिसमें इस बात पर ध्यान दिया जाता है कि लेखन इस रूप में प्रस्तुत किया जाए कि दूसरे आसानी से पढ़ और समझ सकें। इसमें हस्तलेखन, वर्तनी, विराम चिन्ह और सामान्य लेआउट शामिल है। यह क्या कहलाएगा? संयोजन है, प्रतिलेखन है, मुक्त हस्तलेखन है, लेखन के बारे में लिखना। तो देखिए कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा, तो उसको कहते हैं हम प्रतिलेखन। नेक्स्ट देखिए, साझा पठन के लिए अध्यापक के रूप में आप क्या करेंगे? आपने जिस पाठ्य सामग्री को सस्वर पढ़ा है, कुछ विद्यार्थियों का उसका अनुसरण करने के लिए कहना, सस्वर पठन करना और विद्यार्थियों से अपने पीछे या सामूहिक रूप से दोहराने के लिए न कहना, पाठ्य सामग्री पढ़ते समय विद्यार्थियों का अनुसरण करना, पठन प्रक्रिया का आदर्श रूप प्रस्तुत करना, जैसे हाव भाव के साथ कैसे पढ़ाया जाए और अपरिचित शब्दों के साथ क्या किया जाए। तो देखिए कौन सा यहाँ पर बिल्कुल सही विकल्प हो जाएगा? तो देखिए ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। पठन प्रक्रिया का आदर्श रूप प्रस्तुत करना, जैसे हाव भाव के साथ कैसे पढ़ाया जाए और अपरिचित शब्दों के साथ क्या किया जाए। नेक्स्ट देखिए, एक अध्यापिका संज्ञा समझने के लिए पहले उदाहरण देती है, फिर उसकी परिभाषा बताती है। यह विधि क्या कहलाएगी? आगमनात्मक विधि है, निगमनात्मक विधि है, संप्रेषणात्मक विधि है, या फिर प्रदर्शन विधि है। तो देखिए कौन सा यहाँ पर सही है? अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। मैंने आप लोगों को देखिए बताया है, उदाहरण जब पहले आते हैं और बाद में हम क्या करते हैं, नियम देते हैं बच्चे को, तो वो क्या होता है, वो आगमनात्मक विधि होती है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। क्योंकि देखिए आप याद रख सकते हैं, निगमनात्मक मतलब नियम, जब नियम पहले आते हैं तो निगमनात्मक विधि होती है, लेकिन यहाँ पर उदाहरण पहले आ रहे हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल पर बने रहिए। थैंक यू।